हाँ जी बच्चों, तो कल हमने वो आपको वो वीडियो मैंने भेजा था डिजीज का, हार्ट अटैक, ब्लॉक, सीएडी क्या होता है ना। अच्छा बताओ, जैसे एक टर्म लिखा हुआ है कि जैसे ऐसा लिखा गया आपके बुक में कि हार्ट फेलियर में लंग्स कंजेशन होता है ना। क्या मतलब है इसका? जैसे आप जानते हैं कि हार्ट फेलियर में होता क्या है, देखो आपके हार्ट में ब्लड का अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है और अब जो लंग्स ब्लड को भेज रहा है, लंग्स को ब्लड को यहाँ आने का जगह नहीं मिल रहा क्योंकि हार्ट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। देखो यही तो हो रहा है ना कि आपके वेन्स में ब्लड का जो पार्ट है, आप या ऐसा बोले आप कि लंग्स का ब्लड अब आपके हार्ट की तरफ नहीं आ रहा क्योंकि हार्ट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, एंड दैट रिजल्ट्स इन लंग कंजेशन कहता है। तो लंग कंजेशन, और ये काफी ज्यादा एक मतलब हार्ट फेलियर में जो डेथ वगैरह होता है उसका कारण ये भी है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इन हार्ट फेलियर देयर इज लंग कंजेशन, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। वी यूज द टर्म कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव वर्ड कहां से आया था? क्योंकि ब्लड यहां पड़ा हुआ है, ब्लड आपके यहाँ पर है, लंग्स का जो पार्ट है वो अब आपके लंग्स से ब्लड आपके हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, तो लंग्स कंजेशन कहता है इसको। समझ में आ गया? और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हार्ट फेलियर का एक सिम्टम होता है, बताओ, कि हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स का कंजेशन होता है। समझ में आ गया? अरे पंप ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ी करता है, लंग्स क्या पंप करता है क्या? लंग्स तो एक्सचेंज करता है। हार्ट फेलियर है, हार्ट अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, लंग्स को रास्ता नहीं मिलेगा ब्लड भेजने का, लंग्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लंग्स में क्या हुआ? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, हार्ट फेलियर। बाकी मैंने वीडियो शेयर किया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है और एंजाइना क्या होता है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कल मैंने आपके ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया था, उसमें कार्डियक अरेस्ट भी बताया गया है। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है इसको, है ना। तो क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आप वीडियो से इसको समझ लेंगे, और बहुत आसानी से समझाया गया है, आप उसको देखिए और उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टेक द हेल्प ऑफ दैट वीडियो आई शेयर, ठीक है। चलो ये इसका देख लेना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हार्ट ब्लॉक ये एनसीईआरटी में नहीं है, एंजाइना वर्ड यूज किया गया है और कार्डियक अरेस्ट भी यूज किया गया है। कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ईसीजी में एक साउंड आता है, पिप पिप पी हो जाता है, ऐसा कोई साउंड आता नहीं है एक्चुअली, बस एक फिल्मों में दिखाते हैं, और पिप पिप पी का मतलब हैप्पी बर्थडे हो जाता है ना। ईसीजी का जो साउंड आप देखते हैं फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है,
कि एक साउंड क्रिएट होता है, पिप 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 पी हो जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड दैट इज द केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो इस तरह का चीज वो मूवी में दिखाते हैं, ऐसा कोई साउंड एक्चुअली नहीं आता, ठीक है। अब मर गया आदमी तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, देखो मर चुका है, तो साउंड एक तरह का रिफ्लेक्शन है, ही इज नो मोर, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं आपको टाइप्स ऑफ अगर सर्कुलेशन की बात करें कर रहा हूं, जो अगर आप ह्यूमंस बॉडी में अभी अभी पता नहीं है, नीट 2 बार होगा 3 बार, पहले पढ़ो उसको, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, खन्ना सर से पूछिएगा वो बताएंगे आपको। अब देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये 3 तरह का होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, हेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, या इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। और एक लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है। आपके बॉडी में ये 3 तरह का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। याद रखना, इसमें हार्ट, आर्टरी, वेन सब कुछ इन्वॉल्व होता है। हार्ट भी होता है, आर्टरी भी होता है, वेन्स भी होता है। पोर्टल सिस्टम में केवल आप वेन्स की बात करते हैं, पोर्टल वेन भी कहते हैं, इसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ये ऑर्गन टू ऑर्गन के बीच में होता है। जैसे देखो ये पोर्टल वेन क्या होता है, समझिए पहले आप इसको। जैसे मैं आपको एक साइकिल समझा रहा हूं, जैसे मान लो आपके हार्ट से जो एक मेन आयोटा आता है, इसको सिस्टमिक आयोटा कहते हैं। इस आयोटा के 3 ब्रांच बनते हैं। एक को एसेंडिंग आयोटा कहा जाता है, एक को डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं, और एक को आर्क ऑफ आयोटा कहा जाता है। इससे समझ में आएगा कि ये क्या मतलब होता है पोर्टल सर्कुलेशन का और ब्लड सर्कुलेशन का, ये समझिए। तो बेसिकली आपके हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप हुआ, देखो ये पता है ना, ये आपका अगर हार्ट है, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां से जो आयोटा बाहर आता है ये सिस्टमिक आयोटा होता है, और इसी आयोटा की ये 3 ब्रांच है, देखिए असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा और आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं। मतलब इसके भी 3 ब्रांच है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये जो असेंडिंग आयोटा होता है, इसी से बनता है देखो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये दोनों ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को। ये ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को, कैरोटिडस को। और जो मेजर कहते हैं, अगर यहां पे देखो, अगर ये वाला पार्ट आपका ब्लॉक है, देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है, ये लगभग 85% ऑफ हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है। और अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया,
हार्ट अटैक का जो मेन कारण होता है, अगर आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर है तो काम चलेगा आपका, बट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो ये मेजर कॉज है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का मेजर कारण क्या बताओ? ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। और क्योंकि 85% हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ही होता है, और इसमें अगर ब्लॉकेज हो गया तो मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक तब होता है, मेजर हार्ट अटैक कहते हैं जब आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो चुका होता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत पहले क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, वैसे नीट वगैरह में पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट याद रखिएगा हार्ट के अंदर दो तरह से आर्टरी का सप्लाई होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से ही मेजर हार्ट अटैक आता है। समझ में आ गया? और देखो अब इसकी ब्रांच को कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, एक सब क्लेवियन आर्टरी भी होता है, और याद रखें ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है ये ब्लड सप्लाई करता है आपके ब्रेन को, और ये जो सब क्लेवियन आर्टरी होता है ये ब्लड सप्लाई करता है आपके अपर लिम्स को, अपर लिम्स हो जाता है। ठीक है, और ये जो देखो डिसेंडिंग आयोटा होता है, देखिए देखो ये जो डिसेंडिंग आयोटा है नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग आयोटा के दो ब्रांच बनते हैं, एक होता है थोरेसिक आयोटा जो थोरेक्स में रहता है, और एक होता है एब्डोमिनल आयोटा जो नीचे की तरफ जाता है स्टमक वगैरह में, लीवर में, एब्डोमिनल आयोटा कहता है। ये डिसेंडिंग के दो ब्रांच है, डिसेंडिंग के दो ब्रांच होते हैं, और इस आयोटा का एक ब्रांच है जिसको सीलियक आर्टरी कहा जाता है, सीलियक आर्टरी, और इसके ब्रांच को, इसके भी कई सारे ब्रांच होते हैं, देखो स्टमक में भी जाता है, पैनक्रियाज में भी जाता है, इसके एक ब्रांच को हिपैटिक आर्टरी कहते हैं, हिपैटिक आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करता है आपके लीवर को, है ना। और अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका ये जो देखो आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये आपके लीवर से जुड़ा हुआ होता है, कई सारे कैपिलरी है, देखो यहाँ पर, यहाँ भी कैपिलरी हो जाता है, दोनों तरफ कैपिलरी मिलता है, तो ये ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में है, यही हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। तो ब्लड यहां से भी आता है, ब्लड यहां से भी आता है, दोनों तरफ से ब्लड आता है, तो इसमें इनपुट होता है, और इससे जो ब्लड बाहर एमिट करेगा ये हिपैटिक वेन होता है, हिपैटिक वेन कहते हैं इसको, और फिर ये मिल जाता है कहां कहां? आपके मीटर वेन में, जिसको इंफीरियर वेना कवा कहा जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो पहले आप, लिवर आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका दो इनपुट होता है, एक इनपुट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम कहते हैं जो दो ऑर्गन के बीच में होता है, इसमें हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट टू ऑर्गन्स, कैपिलरी यहां भी है, कैपिलरी यहां भी है, एंड पे भी कैपिलरी होता है और बिगिनिंग में भी कैपिलरी होता है। तो आर मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कनेक्टेड टू लिवर विद द हेल्प ऑफ hepatic portal system, hepatic वर्ड लिवर के लिए होता है। So portal system connect two organs
in which heart is not involved. देखो ये क्या है बताओ, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके लीवर से कनेक्ट करता है। कैपिलरी यहां भी होता है, कैपिलरी यहां भी होता है, दोनों तरफ कैपिलरी होता है। कैपिलरी बेड दोनों तरफ होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहां भी होगा और जहां पे एंड होगा वहां भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आपके बॉडी का एक ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ जहां दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। देखो आउटपुट एक ही है यहां से, ये देखिए, और इनपुट दो जगह से होता है। कहां कहां से बताओ? हिपैटिक आर्टरी से और दूसरा हिपैटिक पोर्टल वेन से। देखो ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन कहा जाता है, जो ब्लड इसमें लेके आता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन दो ऑर्गन्स को जोड़ता है और इस ऑर्गन में कहीं हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एक तो ये है देखो, और आपने सुना होगा टर्म, और एक टर्म यूज करते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं इसको। ये भी हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम which connect hypothalamus to anterior pituitary। देख लें इसको, ये जो सिस्टम होता है इट कनेक्ट hypothalamus to anterior lobe of pituitary कहा जाता है। तो ह्यूमंस बॉडी में दो तरह का पोर्टल सिस्टम होता है, समझ में आ गया ना? एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है और एक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है, जो हाइपोथैलेमस को कहां से जोड़ता है बताओ? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो इन ह्यूमंस बॉडी देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टल सिस्टम। One is called hepatic portal system and another is called hypophyseal portal system। समझ में आ गया सबको? बेटा सीलियक आर्टरी, ये देखो ये स्टमक में भी जाता है, जिसको गैस्ट्रिक आर्टरी कह देते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी कह सकते हैं इसको। स्टमक में जाएगा तो क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक आर्टरी कह देंगे इसको। समझ में आ गया? चलिए, तो ये पहले हटाओ यहां से। ये एक बहुत आपको मैंने ब्रीफ बताया है। अच्छा देख रहे हो, मैंने आपको बहुत ब्रीफ बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उतने ब्रांचेज में आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अयोटा का 3 ब्रांच होता है, असेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा और आर्क ऑफ अयोटा कहते हैं। असेंडिंग अयोटा से ब्लड हार्ट में आता है, 2 ब्रांचेज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। डिसेंडिंग अयोटा के 2 ब्रांच हैं, थोरेसिक अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा। अब देखो आपका जो कोस्टल कार्टिलेज होता है, थोरेसिक पार्ट जो होता है, इसोफेगस का पार्ट यहाँ पर होता है ना? तो ब्लड वहां कहां से जाएगा? थोरेसिक अयोटा से जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में, आपके पैर में, आपके लीवर में, आपके स्टमक में, पेनक्रियाज में ब्लड कहां से जाएगा बताओ? एब्डोमिनल अयोटा से। किडनी में रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी भी एब्डोमिनल अयोटा का ब्रांच होता है। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? तो इसको अब मिटा दूं? चलिए स्टार्ट अ न्यू चैप्टर।
बाकी सर्कुलेशन का जो एमसीक्यूज है, इसके भी 30-40 क्वेश्चन है आपके यूट्यूब पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, वो सारे क्वेश्चंस भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उसको आप देख सकते हैं। आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये होता क्या होगा। तो एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ मेजर nitrogenous waste along with water to maintain constant internal composition of body fluids। देखिए बेटा, इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा और उसमें टिश्यूज का डेथ नहीं होता। इस्कीमिया में जितना आपको ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, तो हार्ट इज रिसीविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये इस्कीमिया होता है। और अगर मान लो हार्ट का टिश्यूज डेथ कर गया, डेडनिंग ऑफ हार्ट टिश्यूज, वही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं इसको, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। दोनों में फर्क होता है। इस्कीमिया में डेथ नहीं होता टिश्यूज का, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रहा होता है, बट इन्फार्क्शन में हार्ट के टिश्यूज डेथ कर जाते हैं, वो खत्म हो जाता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ हार्ट अटैक। समझ में आ गया ना। इस्कीमिया और इन्फार्क्शन अलग अलग चीज होता है। इस्कीमिया में टिश्यूज का डेथ नहीं होता, इन्फार्क्शन में टिश्यूज का डेथ हो जाता है। समझ में आ गया मिस्टर जुबीन चौधरी? हाँ भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ आगे आप वो चैप्टर बंद करो उसका, सर्कुलेशन का, और यहाँ किडनी लेके आइए, अब किडनी की बात करेंगे। टू मेंटेन, यस, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। आपकी बॉडी में जो ब्लड वगैरह होता है, जो मेन आपका बॉडी फ्लूइड है, उस फ्लूइड का अपना एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, कंपोजिशन होता है, उसको आप मेंटेन रखते हैं, जो जरूरी है आपकी सर्वाइवल के लिए, है ना। और आप जानते हैं कि टॉक अबाउट मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें अगर हम इन एनिमल्स, तो ये तीन तरह का होता है। देखो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड कहता है। मेजर, अगर आप नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं एनिमल्स में, मैं पूरे एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली तीन तरह का है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एंड वी नो दैट animals, those who excrete ammonia at a major waste, आप एनिमल्स को जो अमोनिया रिलीज करता है उसको अमोनोटेरिक कहते हैं। अमोनोटेरिक एनिमल्स होता है, यूरियोटेरिक एनिमल्स होता है, और जो यूरिक एसिड रिलीज करे उसको यूरिकोटेरिक एनिमल्स कहते हैं। देखो,
Those who excrete ammonia, they are called ammonotelic animals. Those who excrete urea, they are called ureotelic animals. And those who excrete uric acid, they are called uricotelic. ठीक है? And how we make this ammonia, urea, uric acid, उसको देखिए. जैसे मान लो, देखो, ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो इससे बनता है अमीनो एसिड और इसके डीएमिनेशन से क्या बनता है? अमोनिया. अमोनिया का सोर्स क्या है बताओ? अमोनिया कहां से बनता है? आप जानते हैं कि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनता है. अमीनो एसिड के एक एंड पे NH3 लगा होता है, वो अलग हो गया, उसको डीएमिनेशन कह दिया जाता है और क्या बन गया? अमोनिया, है ना? और अब देखो, दो चीजें होती हैं ह्यूमंस में. क्या होता है देखो, जैसे कहते हैं इस वाले एनिमल्स में क्या होता है, देखो यहां तो कहते हैं अमोनिया बना और अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज सच. इसमें क्या होता है? अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज सच कहा जाता है. अमोनिया ही हमने बाहर निकाल दिया, उसको अमोनोडेलिक कहते हैं. बट कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जैसे मैमल्स वगैरह की बात करें, व्हाट हैपेंस, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया अब पहुंचा आपके लिवर में और लिवर में क्या होता है बताओ? आपका जो हेपेटिक सेल होता है, देखो ये हमारे लिवर के सेल हेपेटिक सेल कहते हैं. देखो, 2 molecules of ammonia, 1 molecule of CO2, इसे कंबाइन किया जाता है लिवर सेल्स में और 3 ATP खर्च करते हैं यहाँ पर बनाने के लिए और इसे एक मॉलिक्यूल यूरिया फॉर्म हो जाता है. इसमें बड़ा होगा, इसी को यूरिया साइकिल भी कहते हैं, इसी को ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है. ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं इसको, यूरिया साइकिल भी कहते हैं. देखो इसको, ये आपकी बॉडी में होता है, ये मैमल्स में होता है कि अमोनिया अमोनिया की तरह बाहर नहीं जा रहा, अमोनिया अब लिवर में जाता है. अमोनिया ट्रेवल्स टू लिवर सेल्स. अमोनिया लिवर में गया, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनके पास यूनिक एंजाइम होता है जो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देता है. 2 अमोनिया, 1 CO2 और 3 ATP खर्च होता है इसमें, देखो, और फाइनली एक मॉलिक्यूल यूरिया फॉर्म कर जाता है. समझ में आ गया? एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल. इसी को यूरिया साइकिल भी कहा जाता है. अब ऑर्निथीन साइकिल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही यूरिया साइकिल के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है. ये समरी याद रखिएगा कि 2 अमोनिया, 1 CO2 और 3 ATP के मिलने से एक यूरिया का फॉर्मेशन होता है. समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? और याद रखना, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से आपके बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. ह्यूमंस बॉडी में या किसी और एनिमल्स में अगर देखा जाए, यूरिक एसिड बनने का जो मेन कारण है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया का सोर्स प्रोटीन ही तो होगा. अमोनिया क्या हम ऊपर से लेते हैं क्या खाने में? व्हाट डू यू थिंक, वी टेक अमोनिया फ्रॉम फूड सोर्स, रोटी सब्जी और 1 चम्मच अमोनिया.
निकिता जी बताइए, ऐसा कभी सुना है आपने कि आज खाने में क्या खाएंगे? तो रोटी सब्जी और 2 चम्मच अमोनिया खाएंगे साथ में। अरे अमोनिया कहाँ से बनेगा? प्रोटीन से ही बनता है। समझ में आ गया? और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस जो बेस होता है यूरिन पैरामिडिन, वहां से मेनली आप यूरिक एसिड के बनने की बात करते हैं। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाई वी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया? व्हाई व्हाई अरे ओरिजिन यूरिया में दोनों आता है, प्रोटीन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से यूरिया बनता है। ये बताओ अमोनिया कहां से बनेगा? बड़े बेसिक सी बात पूछते हो तुम लोग यार। यूरिया के लिए आपको अमोनिया चाहिए और CO2 चाहिए, अमोनिया कहां से आएगा? प्रोटीन से आएगा। यहां देखो, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जैसे कुछ एनिमल्स अमोनिया ही निकाल देते हैं बाहर, वो अमोनिया को तुरंत निकाल देते हैं बाहर, बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं बाहर निकालने के लिए। बट कुछ एनिमल्स अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, है ना? यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। हाँ जी, पॉइजनस नहीं कहते, टॉक्सिक कहते हैं। पॉइजन का ये, आप कोबरा का वेनम थोड़ी पी रहे हो, टॉक्सिक कहा जाता है। डोंट यूज द वर्ड पॉइजनस। पॉइजन पॉइजन होता है, थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, हैप्पी बर्थडे हो सकता है उसमें। तो यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अमोनिया ही अमोनिया के फॉर्म में क्यों बाहर आ गया? कहते हैं अमोनिया जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक कहते हैं, और इसका इंस्टेंट रिमूवल होता है, इंस्टेंट रिमूवल होता है। और याद रखना, देखिए अमोनिया जो है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जैसे ही बनेगा वैसे निकालना पड़ेगा उसको, बट उसको निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। 1 ग्राम का देखा जाए एक्चुअल में, तो 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आधा लीटर पानी चाहिए होता है, 500 ml ऑफ वाटर। अमोनिया रिमूवल ऑफ, लिखो, रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, animals uses 500 ml of water। आधा लीटर पानी चाहिए, बताओ। वो सोचिए कि इतना पानी आप थोड़ी बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस। ये तो उनके लिए ही अच्छा होगा जिनको पानी की कमी नहीं होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स दे रिलीजेस अमोनिया बिकॉज दे सेव एनर्जी। देखो याद रखना, एक यूरिक एसिड के बनने के लिए 5 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 5 एटीपी भी नहीं। एक यूरिक एसिड के बनने के लिए 5 एटीपी चाहिए होता है, और एक यूरिया के बनने के लिए 3 एटीपी चाहिए होता है। और अमोनिया अमोनिया से निकल जाएगा, कोई एटीपी यूज नहीं होगा, एनर्जी तो बच जाएगा आपका, बट पानी का लॉस करेंगे आप। बट ये उनमें ही हो सकता है जो पानी के अंदर रहते हैं। मिस्टर जतिन राणा, आई हैव नो आइडिया अबाउट नीट 2 बार होगा या 5 बार होगा। बेटर टू आस्क खन्ना सर, इंस्टीट्यूट जाइए वहां पूछिए, मुझे नहीं आइडिया है कि नीट कितनी बार होने जा रहा है। आई एम नॉट इन द नीट कमिटी और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नीट एकेडमी, IIMA का मेंबर नहीं हुए। आई एम जस्ट टीचर। जितना आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है उससे कहीं कम इन्फॉर्मेशन मुझे है, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। तो बेटर जो आपके अथॉरिटी है इंस्टीट्यूट में, उनसे पूछिए, खन्ना सर वहां पर है, आस्क देम, आस्क हिम
कि सर नीट कितनी बार हो रहा है, 2 बार होगा, 4 बार होगा या इनफिनिट टाइम होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आपने पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहे हो। डोंट रिपीट सिमिलर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बिकॉज आई हैव नो आंसर। समझ में आ गया मिस्टर जतिन? सेंटर पे जाओ, खन्ना सर मिलेंगे, उनसे पूछिए कि नीट कितनी बार हो रहा है। इनफिनिट टाइम हो तो नहीं हो जाएगा, एक बार नहीं होगा दूसरे बार में हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा एक सप्ताह तीसरी बार में दे देंगे। जस्ट कंफर्म, आई हैव नो आइडिया। समझ में आ गया? अभी पढ़ लो इसको। नीट 4 बार होगा, 5 बार होगा, सब में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। फोकस ऑन दैट पार्ट। अभी उसमें क्यों पूछ रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसके लिए? अब ये पढ़ाई कर लो यार, बाद में पूछ लेना ये चीज जिससे पूछ सकते हो आप। चलो यहां देखो, तो मैंने क्या कहा कि अमोनिया जो होता है वो ऐसे एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं। तो अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, ये देखिए, तो देखो मैंने क्या कहा कि अमोनिया का एडेप्टेशन जो होता है, कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा, अमोनिया must be major excretory waste for most of the aquatic animals. Most of them, not always, because it's save energy. पानी में देखो, जो एनिमल पानी में रहता है, पानी का नुकसान में क्या दिक्कत है उसको? पानी तो उसके पास एबंडेंस में होता है। तो दो चीजें होती हैं, या तो पानी बचाइए या आप एटीपी बचाइए। मैंने पहले भी शायद बताया था कि दो ही कंडीशन होता है, या तो पानी बचा लो या एटीपी बचा लो। तो अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि उसको बॉडी में तुरंत निकालना पड़ेगा, जैसे बनेगा वैसे हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए पानी चाहिए आपको, वाटर चाहिए आपको। तो 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। एंड जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, गो थ्रू एनसीईआरटी। जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी देखकर लिख लीजिएगा। बोनी फिश वगैरह इसमें आता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस इसमें आते हैं। तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, जो 2 3 4 एग्जाम्पल दिया गया है, वो एज सच आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया? एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा उसमें। ठीक है? और देखो, अब यूरिया की बात करेंगे तो याद रखना कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया require 40 to 50 ml of water, but needs 3 ATP for its formation. हाँ भाई, जो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिखे ना। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होता है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में यूरिक एसिड बनता है वहां। ठीक है? देखो, तो यूरिया में आपको 40 से 50 ml पानी चाहिए होता है।
बट 3 एटीपी खर्च करते हैं। और ये याद रखिएगा, जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल मैमल्स, चाहे पानी में हो चाहे पानी के बाहर हो, ऑल मैमल्स मस्ट बी यूरियोटेलिक। कुछ कुछ जैसे कहते हैं जो कार्टिलेजिनस मछली वगैरह होती है वो भी यूरिया बनाता है, बट मैमल्स में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता। वेल एक मैमल है, वो भी यूरिया बनाता है। कैमल एक मैमल है, वो भी यूरिया बनाता है। All mammals without any exception all excrete urea. All mammals are ureotelic. याद रखिएगा इसको, ठीक है। भाई साहब, वेल और डॉल्फिन मैमल होता है और ये समंदर में पानी नहीं पीते हैं। ये मैमल्स नेवर टेक सॉल्टी वाटर। ये पानी में रहते जरूर है बट पानी पीते नहीं है ये समंदर वाले। जो एनिमल ये खाता है उसी एनिमल का पानी अपने बॉडी में यूज करता है। दे डोंट ड्रिंक सॉल्टी वाटर, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उसका। ठीक है। और देखो, अब कहते हैं कि एक ऐसे एनिमल को जिसको बहुत ज्यादा बॉडी में पानी कंजर्व करना है, पानी को बचाना है, ऐसे एनिमल्स के लिए सबसे बेस्ट क्या बताओ? यूरिक एसिड। याद रखिएगा, यूरिक एसिड के लिए 5 एटीपी चाहिए होता है, इज रिक्वायर्ड, बट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो जिस एनिमल को बहुत ज्यादा पानी कंजर्व करना है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन है इनके लिए, दे नीड टू कंजर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये ऐसे जगह पे सर्वाइव करते हैं जहां पानी ना के बराबर होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको बहुत ज्यादा बॉडी में वाटर कंजर्व करना होता है, उनका बेस्ट, क्योंकि देखो टॉक्सिक बिल्कुल ना के बराबर होता है, लिस्ट टॉक्सिक कहते हैं इसको। यूरिक एसिड को लिस्ट टॉक्सिक कहा जाता है। तो जो डेजर्ट एडेप्टेशन कहते हैं, डेजर्ट एडेप्टेशन होता है, बट डेजर्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कैमल में होगा। कैमल एक मैमल है, कैमल एक मैमल है, वहां यूरिया बनता है। याद रखना, बर्ड्स है ना, रेप्टाइल्स, और जो कॉकरोच वगैरह भी जानते हैं आप, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट वगैरह होते हैं, दे आर ऑल यूरिकोटेलिक, है ना। तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ द birds and most of the terrestrial insect और लैंड स्नेल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट में, लैंड स्नेल्स में, they excrete uric acid because they need to conserve a large amount of water। तो देखो, मैंने पहले कहा था कि जो स्ट्रेटजी होता है, स्ट्रेटजी क्या है? या तो आप पानी बचाइए या तो आप एटीपी बचाइए, दोनों चीज नहीं बचेगा। और आप बीच वाले हैं, आप बीच बीच में रहते हैं कि थोड़ा पानी बचा लेते हैं, थोड़ा एटीपी बचा लेते हैं। समझ में आ गया? हाँ भाई, कंगारू रैट एक मैमल होता है एंड दे आल्सो सिक्रीट यूरिया। एक बार बता दिया, जितने मैमल हैं सभी मैमल यूरिया बनाते हैं। समझ में आ गया? और देखो, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली सॉल्युबल भी होता है।
हाईली सॉल्युबल होता है और ये लिस्ट सॉल्युबल होता है, ये लिस्ट सॉल्युबल होता है और ये बीच में होता है। तो इंसान बीच वाले हैं, थोड़ा पानी बचा लो और थोड़ा एटीपी बचा लो और जिंदगी चलती रहेगी फिर आपकी इस तरह से। समझ में आ गया सबको? तो देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि यूरिया एक साथ दो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है ना, यूरिया तो बनता है ना, बट वी एक्सक्रीट अमोनिया एंड CO2 इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो दो तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को आपने यूरिया बनाकर बाहर निकाल दिया, बिकॉज अमोनिया भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और जो CO2 आप रिलीज कर रहे हैं अपने सेल से वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? यूरिया बना लिया। और ये बनाता कौन है? लीवर के सेल्स। तो लीवर synthesizes यूरिया by the combination of ammonia and carbon dioxide with the expenditure of 3 ATP. ठीक है, तो ये बेसिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हटा दो यहां से। मैंने ये बताया कि यूरिया, हाँ मैं बता रहा हूं यूरिया, लीवर मेक यूरिया एंड यूरिया कैसे बनता है बताओ? तो यूरिया जो बनेगा, यूरिया एक्सक्रीट करता है या यूरिया आपकी बॉडी से जब बाहर आएगा तो दो तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को मिलाकर यूरिया बना दिया जाता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूनाइट टुगेदर by the liver cells and make urea. So urea expel two metabolic waste together. One is ammonia and one is CO2. ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक मेन जो फ्लेम सेल्स की बात करते हैं जिसको आप सोलेनोसाइट भी कहते हो, सबसे पहला अगर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहीं डेवलप हुआ तो वो है आपका प्लेटी हेलमिंथस फ्लेम सेल्स, है ना, जानते हैं ना? ये कहां मिलता है बताओ? प्लेटी हेलमिंथस है। फिर देखो दूसरा, एक्सेप्ट एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं जो मिलता है एसेल मेंथिस में। ठीक है, फिर आप जानते हैं जो नेफ्रीडिया वगैरह होता है ये मिलता है एलिडा में। फिर देखो हेबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये नॉन इनिशिएटिव नहीं है बट याद रखिएगा ये मोलस्का में मिलता है। ठीक है, और हम जानते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड
also called green gland, ये सभी, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब कहाँ मिलता है? ये मिलता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो देखो नंबर 6, प्रोबॉस्सिस ग्लैंड कहा जाता है। प्रोबॉस्सिस ग्लैंड, प्रोबॉस्सिस ग्लैंड, इसी को आप ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ये मिलता है कहाँ बताओ? हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा में। और आप जानते हैं कि अगर आप बात करें, देखो साइक्लोस्टोम्स, तो पहला आपका वर्टिब्रेटा है। साइक्लोस्टोम्स में, फाइसेस में और एम्फीबियम, यहाँ तो प्रोनेफ्रिन किडनी कहते हैं, ईसीएल किडनी है, देखो प्रोनेफ्रिन कहा जाता है। इनमें एडल्ट में मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक। और आप जानते हो कि जो बचे हुए रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, they all possess metanephric kidney। किडनी के टाइप होते हैं प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल किंगडम के आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो एक बार इस चार्ट को भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा होता है, क्या नाम है उसका। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर देखा जाए तो गिल्स, हमारा लंग्स, हमारा स्किन, हमारा लिवर, ये भी एक तरह का एक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। गिल्स तो आप में नहीं होता, बट आप जानते हैं कि जो ऑर्गन, आप जानते हैं लंग्स में होता है, इसके स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड होता है ना। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मोलस्का में लिखा हुआ है जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो जितने भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो एक्सक्रीटरी भी होता है, समहाउ इट आल्सो, जैसे लंग्स होता है, क्योंकि लंग्स हेल्प्स द रिमूवल ऑफ CO2 एंड H2O, दोनों बाहर निकालता है। देखो लंग्स से CO2 भी बाहर आता है और H2O भी बाहर करता है। तो लंग्स हमारे लिए भी क्या बताओ, एक तरह का हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन में जानते हैं आप जो स्वेट होता है या फिर आपका जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो उस पर एक्ट करता है वहां पर। तो ये कुछ एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में लिखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन स्टार्ट होगा ह्यूमन किडनी से। देखिए, लिख लिया सबने इसको? देखिए,
अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन किडनी का। देखिए, जैसे कि आप जानते हो ये वन पेयर होता है, एसिमेट्रिकल होता है, रेट्रो पेरिटोनियल होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और ऐसे किडनी को मेटा नेफ्रिक किडनी कहता है। ये देखो बेसिक टर्म बताया मैंने, वन पेयर, एसिमेट्रिकल, रेट्रोपेरिटोनियल, डॉर्सली प्लेस्ड, और ये मेटानेफ्रिक किडनी है। क्या मतलब देखो इसका, इसे मान लो, देखिए सपोज ये आपका एक, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और देखो अगर आप देखोगे तो किडनी का जो पोजीशन है वैसे ये जो स्टार्ट हुआ, देखो ये स्टार्ट होता है, देखो आपका इस पॉइंट पर देखेंगे आप यहाँ पे, इसे कहते हैं 12 thoracic vertebrae, और जहां ये एंड होता है देखो, ये हमारा होता है इस जगह पर, यहां मिलेगा आपको क्या, थर्ड लंबर वर्टिब्रे कहता है। तो लोकेशन क्या होगा, वन पेयर है 12 thoracic वर्टिब्रे से थर्ड, अरे पहले जो समझो, पहले उसको समझ लो ना, रेट्रोपेरिटोनियल में पहुंच गए, सब्र करो, सब बताऊंगा, हैव पेशेंस। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि किडनी का जो लोकेशन है वो ये वन पेयर है 12 thoracic वर्टिब्रे और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में होता है, वन पेयर किडनी कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है। ये आपका लेफ्ट किडनी होता है, ऊपर होता है राइट, और ये हमारा राइट किडनी होता है, ये राइट किडनी कहते हैं। देखिए एसिमेट्रिकल है, लेफ्ट किडनी का पोजीशन राइट किडनी से ऊपर होता है, लीवर की वजह से कहते हैं, लीवर का राइट पार्ट ज्यादा बड़ा होता है, तो लीवर को एकोमोडेट करने के लिए ही किडनी, राइट किडनी का पार्ट थोड़ा नीचे आ जाता है। तो लेफ्ट किडनी ऊपर होता है, राइट किडनी नीचे होता है, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। और याद रखिएगा कि जो पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं, देखो इसको बिहाइंड द पेरिटोनियम कहते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हो इसको पेरिटोनियल कवरिंग कहा जाता है, केवल इस साइड में, इधर की तरफ नहीं होता है। तो पेरिटोनियम के पीछे होता है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिरेट्रो, रेट्रो मतलब बिहाइंड क्या है, रेट्रो मतलब बिहाइंड होता है, बिहाइंड द पेरिटोनियम होता है। समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया, श्रुति समझ में आ गया, रेट्रो पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, पेरिटोनियल कवरिंग उसके पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और आप जानते हो यहां से ऐसे यूरेटर आता है, ठीक है, और ये यूरेटर कहाँ खुलेगा होगा, आपकी यूरेटरी ब्लैडर में, और यहां से ये यूरेथ्रा आता है। तो ये क्या हो गया, ये यूरेटर
इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है यूरेथ्रा। अब इसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। जस्ट एक मैंने आपको एक बेसिक सा चीज बता दिया कि किडनी कहाँ प्लेस्ड होता है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।